तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर काफका और मीना छोटे होते हैं और वो लोग कहीं भागकर जा रहे होते हैं और तभी यहां पर काइजू का अटैक हो जाता है जिस वजह से आसपास की सभी जगह तबाह होने लगती है और ये देखकर मीना काफी ज्यादा डर जाती है और काफका इसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी यहाँ पर डिफेंस फोर्स की काफी सारी गाड़ियां आ जाती हैं उस काइजू से लड़ने के लिए और तभी इन दोनों पर भी एक बिल्डिंग का मलबा गिर जाता है जिस वजह से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और काफका मीना को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी काफका देखता है कि डिफेंस फोर्स के सभी लोग इसकी तरफ गन ताने खड़े थे और साथ ही यहाँ पर उसकी क्लीनिंग डिवीजन की टीम भी मौजूद थी और काफका देखता है कि वो भी अब अपनी काइजू फॉर्म में आ चुका होता है और मीना भी अपने वेपन से इस पर अटैक करने वाली होती है और वो कहती है कि काफका ही बीनो या फिर काइजू नंबर 8 तुम्हारा खेल खत्म समझो। और इसके बाद वो सभी लोग इस पर अटैक कर देते हैं और काफका भी इन सभी पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी काफका की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब बस काफका का सपना था। और इसके बाद हमें थर्ड डिवीजन का सीन दिखाया जाता है जहां पूरी जगह काफी ज्यादा तबाह हो चुकी होती है और जिन्होंने भी इसका सीजन 1 देखा है उन सभी को पता होगा कि ये जो डिस्ट्रक्शन है वो कैसे हुई थी। खैर मीना आशिरा भी यहाँ पर मौजूद होती है और साथ ही यहाँ पर वॉइस कैप्टन होशिना भी आया होता है और वह मीना से कहता है कि यहाँ की तबाही काफी ज्यादा खतरनाक थी तो इस जगह को ठीक होने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। और साथ ही वो इसे काफका के बारे में भी बताने लगता है कि 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं काफका के बारे में डिसीजन लिए हुए, लेकिन अभी तक किसी को भी ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है और उसके साथ क्या हुआ और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अभी भी वो सेल में कैद है। तो इसके बाद हम इहारू और रेनो इचिकावा को देखते हैं जहाँ ये दोनों ही न्यू यूनिट को ज्वाइन करने के लिए जा रहे होते हैं। और जैसा कि हम लोगों को सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमें ये पता चला था कि थर्ड डिवीजन के जितने भी मेंबर हैं उन सभी को अलग अलग यूनिट्स में डाला जा रहा है और आज इन दोनों का पहला दिन होता है न्यू यूनिट में। और इहारू रेनो से कहने लगता है कि पता नहीं कि अब काफका सर डिफेंस फोर्स में वापस आने के बाद दोबारा से नॉर्मल मेंबर की तरह काम कर भी पाएंगे या नहीं, जिस पर रेनो हंसने लगता है और कहता है कि मुझे याद पड़ता है कि जब काफका पहली बार काइजू बना था तो उसने मुझसे एक मासूम सा सवाल किया था कि अब मेरा क्या होगा और क्या मैं अब अपने इस काइजू वाले चेहरे के साथ डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर भी पाऊंगा या नहीं। ये सुनकर इहारू भी हंसने लगता है और रेनो कहता है कि वो जरूर वापस आएगा चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो इसके बाद हमें डिफेंस फोर्स के 4th डिवीजन का सीन दिखाया जाता है यानी कि मात्सुमोटो बेस का सीन जहाँ ये दोनों आज से ज्वाइन करने वाले होते हैं और रेनो यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि अगली बार मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए काफका सर को काइजू ना बनना पड़े। तो इसके बाद हम इहारू शिनोबिया को भी देखते हैं और वो भी यहाँ पर 1st डिवीजन को ज्वाइन करने के लिए आई होती है और वो भी यहाँ बैठकर यही सोच रही होती है कि वो भी खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी कि काफका को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए काइजू ना बनना पड़े। खैर इसके बाद 1st डिवीजन का वॉइस कैप्टन एजी हेसिगावा यहाँ पर आकर उसे कैप्टन के ऑफिस ले जाने लगता है और किकोरू सोच रही होती है कि 1st डिवीजन काफी ज्यादा पावरफुल डिवीजन है और यहाँ तक कि जब वो यूएसए में थी तो वहाँ भी ये डिवीजन काफी ज्यादा फेमस थी तो ये जगह उसके लिए बेस्ट होने वाली है अपनी स्किल को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए। किकोरू कहती है कि फाइनली मैं जापान के सबसे ज्यादा पावरफुल डिवीजन के कैप्टन से मिलने वाली हूँ। वैसे जिस तरह से हमने इसकी तारीफ सुनी है तो ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि शायद ये भी मीना आशिरो की तरह ही स्ट्रिक्ट और सीरियस होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता बल्कि ये तो एक बुद्धू जैसा लग रहा होता है और वीडियो गेम खेलने में मसरूफ होता है और इन लोगों को देखता तक नहीं है। जिसके बाद वॉइस कैप्टन इसे एक जोरदार लात मारकर उठाता है और इस वजह से इस बेचारे का PS5 भी टूट जाता है। हम देखते हैं कि ये बंदा तो एक नंबर का नमूना होता है और इसने अपने रूम की हालत ही बिगाड़ कर रखी होती है और सब चीजें यहाँ वहाँ फैलाई होती हैं। तो वॉइस कैप्टन इसे इसका रूम साफ करने का कहता है जिस पर यह मना कर देता है और कहता है कि मैं इसे बाद में साफ कर लूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर डिफेंस फोर्स के काफी सारे लोग आ जाते हैं और इसके रूम की सफाई करने लगते हैं जिस पर यह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि अरे छोड़ दो, मैं खुद ही सब चीजें साफ कर लूंगा, तुम किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ। और इसके बाद फिर से वो इसे एक जोरदार लात दे मारता है। भाई मतलब कैप्टन है यार, थोड़ी सी तो इसकी इज्जत होनी चाहिए ना। एनीवेज एजी उसे उसकी शर्ट से पकड़कर ले आता है किकोरू से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए और वो कहता है कि ये हमारा कैप्टन है और इसका नाम है नारुमी। वैसे ये सीन मुझे काफी ज्यादा फनी लगा था जिस तरह से उसने इसे शर्ट से पकड़ रखा होता है। तो इसके बाद नारुमी भी किकोरू से कहता है कि अच्छा तो तुम हो इसाऊ की डॉटर जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। तो इसके बाद किकोरू भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और तभी यहाँ पर काइजू का अलर्ट बजना शुरू हो जाता है, मतलब कि कहीं आसपास ही काइजू का अटैक हुआ है। तो इसके बाद 1st डिवीजन के सभी लोग काइजू को खत्म करने के लिए जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा काइजू होता है जो कि समंदर से बाहर आता है और ये दिखने में बिल्कुल ही गोडजिला की तरह लग रहा था। तो ये लोग इस पर अपनी सभी टैंक्स और मिसाइल्स वगैरह से इस पर अटैक करते हैं ताकि ये लोग उसे सिटी से दूर रख सकें, लेकिन इन सभी के अटैक्स का उस पर कुछ खास असर नहीं होता और इसके बाद फिर से यह पानी के अंदर चला जाता है और सिटी की तरफ बढ़ने लगता है और इस वजह से एक ब्रिज भी टूट जाता है और इसलिए
अब नारुमी अपनी टीम से प्लान को चेंज करने का कहता है। वो सब लोग इस पर अपनी पूरी पावर से अटैक करेंगे ताकि ये सिटी की तरफ ना जा सके और फिर से ये लोग इस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो लोग इस पर अपनी पूरी पावर से अटैक करते हैं और ये देखकर किकोरू भी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है कि ये सब लोग अपनी सूट की 40% पावर का यूज कर रहे हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से ये लोग इस काइजू को सिटी से दूर रखने में भी कामयाब हो पा रहे हैं। तो इसके बाद नारुमी खुद इस काइजू पर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो किकोरू से कहता है कि उसे मैनर्स, क्लीनलेस, हार्डवर्क और ग्रेस वगैरह से कुछ भी मतलब नहीं है, उसे बस एक ही चीज से मतलब है। और ये कहकर वो हेलीकॉप्टर से नीचे छलांग लगा देता है और अपने एक बहुत बड़े वेपन से सीधा इसके ऊपर अटैक कर देता है और इसके बस एक ही अटैक से वो काइजू फट जाता है और उसके खून से सभी जगह बारिश होने लगती है। और इसके बाद नारुमी कहता है कि उसे बस एक ही चीज से मतलब है और वो है पावर। और ये देखकर किकोरू भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो फिर हम इसके बाद का सीन देखते हैं जहां अब नारुमी अपने आज के मिशन की न्यूज देख रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ उससे भी बड़ी फोटो मीना की लगी होती है। तो ये देखकर वो जेलस होने लगता है और कहता है कि ये सब क्या है, मैंने इतने बड़े काइजू को हराया है लेकिन फिर भी सभी जगह बस मीना की ही फोटो लगी है। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने नहीं बल्कि इसने हराया हो उस काइजू को। इसे देखकर किकोरू कहती है कि ये तो एक नंबर का नमूना है, जापान का सबसे पावरफुल पर्सन होने के बाद भी ये अपना नाम न्यूज में ढूंढ रहा है। खैर इसके बाद उसका फोन बजने लगता है लेकिन ये उसे इग्नोर कर देता है। तो किकोरू से कहती है कि तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे। तो ये कहता है कि ये इसाओ का फोन होगा और वो मुझे मीटिंग में चलने का कह रहा होगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं भला क्यों अपने टाइम को जाया करूं इन सब फिजूल की मीटिंग्स में। और तभी फिर से यहाँ पर एजी आकर उसे एक जोरदार लात दे मारता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है कि ये मीटिंग काइजू नंबर 8 के बारे में होने वाली है तो तुम्हें चलना होगा। खैर इसके बाद हम काफका को देखते हैं जो कि अभी भी एक सेल में बंद होता है और वो कह रहा होता है कि 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया। तो इसके बाद डिफेंस फोर्स के कुछ मेंबर्स आकर काफका को डायरेक्टर इसाओ के रूम में ले जाते हैं जहाँ पर नारुमी और इकोरू भी आए हुए थे। तो इसके बाद डायरेक्टर इसाओ काफका से कहता है कि वो इसे फर्स्ट डिवीजन में डालने वाला है। तो इसका मतलब है कि अब से स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू ऑफ हिस्ट्री और स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी काइजू फोर्स इन जापान दोनों एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तो इसके बाद ये डिवीजन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि ये किसी भी पावरफुल एनिमी को आसानी से हरा पाएंगे। और वो काफका से कहता है कि काफका तुम अपनी वर्थ को प्रूव करो अपने नेक्स्ट मिशन में, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी इस डिफेंस फोर्स में कोई भी जगह नहीं बनेगी। काफका कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन तभी नारुमी कहता है कि वो इस फैसले के खिलाफ है क्योंकि फर्स्ट डिवीजन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे बस खुद पर ही भरोसा है और वो कहता है कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। तो तभी डायरेक्टर इसाओ कहता है कि रुको, क्या तुम्हें पता है कि काइजू नंबर 9 भी खुद को ह्यूमन में कन्वर्ट कर लेता है और काइजू नंबर 10 ने भी पूरी प्लानिंग करके डिफेंस फोर्स पर अटैक किया था। तो इसका मतलब है कि अब काइजूस बदल रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं और अगर हमने खुद को बेहतर नहीं बनाया तो काइजूस हम पर भारी पड़ सकते हैं। ये सुनकर नारुमी कहता है कि इसका मतलब है कि आपको अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है और मैं तो कहता हूँ कि आप इस काइजू नंबर 8 से ही मेरे लिए एक वेपन बनवा दें तो मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। तो इस पर काफका कहता है कि कैप्टन नारुमी मुझे माफ करना, लेकिन मैं अभी बिल्कुल भी मर नहीं सकता क्योंकि मुझे अभी उन सब लोगों के किए गए प्रोमिस को पूरा करना है जो कि मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तो इस पर नारुमी कहता है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग और तुम्हारे प्रोमिस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे तुम अपनी असल स्ट्रेंथ और रिजल्ट दिखाओ और अगर तुम फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा और तुम्हारा वेपन बनाकर उसे यूज करूंगा। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। और फिर हम इसके बाद का सीन देखते हैं जहाँ इस सिटी में बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आने लगता है और लोगों को लगता है कि शायद ये भी बाकी दिनों की तरह ही एक नॉर्मल अर्थक्वेक होगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर काफी सारे अर्थक्वेक आ रहे थे तो इस वजह से। लेकिन ये अर्थक्वेक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इससे बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और पूरी सिटी ही तबाह होने लगती है और साथ ही जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इस गड्ढे में से बहुत सारे एंड्स जैसे दिखने वाले काइजूस बाहर आते हैं और लोगों पर अटैक कर देते हैं। वैसे पता नहीं क्यों पर मुझे ये सीन काफी हद तक सोलो लेवलिंग के जीजू आइलैंड जैसा लगा था। खैर मैं इस सीन को कॉपी नहीं करने वाला क्योंकि ये एनिमे का भी एक अलग ही लेवल है। तो इसके बाद आ जाता है काइजू नंबर 8 का इंट्रो जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है। और इंट्रो के बाद हम फर्स्ट डिवीजन का सीन देखते हैं जहाँ पर इस डिवीजन के सभी मेंबर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और हमेशा की तरह ही हमारा लोंडा यानी कि काफका की हालत काफी ज्यादा खराब ही पड़ी होती है ट्रेनिंग की वजह से। लेकिन इस बार वो हार नहीं मानता और सब लोगों के जाने के बाद भी वो ट्रेनिंग जारी रखता है।
खैर फिर हम इसके बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कोरू नारुमी से ट्रेनिंग के बारे में बात करने के लिए जा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि नारुमी तो किकोरू से पैसे मांगने लगता है और कहता है कि किकोरू प्लीज मेरी हेल्प करो, क्योंकि पता नहीं कैसे पर मेरी लास्ट मंथ की पूरी सैलरी अकाउंट से अचानक ही गायब हो गई थी। जिस पर किकोरू इस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पैसे इसलिए खत्म हो गए थे क्योंकि तुमने इतनी सारी शॉपिंग जो कर ली है, और वैसे भी तुम्हें शर्म नहीं आती अपने स्पोर्टनेट से पैसे मांगते हुए। और इसके बाद वो उसे ट्रेनिंग पर चलने का कहती है, लेकिन तभी यहाँ पर काजू अलर्ट बजना शुरू हो जाता है और इसके बाद फर्स्ट डिवीजन के सभी लोग तैयार हो जाते हैं उन सभी काजू से लड़ने के लिए। जिसके बाद हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर इन जायंट्स एंड ने तबाही मचा रखी होती है और साथ ही यहाँ मौजूद सभी लोगों को शेल्टर में भेजा जा रहा होता है इन काजू से बचने के लिए। और साथ ही हम यहाँ पर दो बच्चों को देखते हैं जहाँ पर इस लड़की के पैर पर काफी बुरी चोट लगी होती है जिस वजह से वो चल नहीं पा रही थी। और ये लड़का कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो क्योंकि अभी यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन वाले आकर हमें बचा लेंगे। और तभी यहाँ पर एक काजू आ जाता है और इन्हें ऑलमोस्ट खाने ही वाला होता है, जिस पर ये लड़का अपनी आंखें बंद करके कहने लगता है कि नारुमी यहाँ जरूर आएगा और वो हमें जरूर बचाएगा। और वो बार बार नारुमी का नाम ले रहा होता है आंखें बंद करके, और साथ ही ये काजू भी इसे खाने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर नारुमी आकर इस काजू को एक ही बार में ढेर कर देता है और वो इनसे कहता है कि तुम लोग अपने घर जाओ और घर जाकर अपने पेरेंट्स के फोन से एक पोस्ट करना कि कैप्टन नारुमी कितना ज्यादा कूल है। तो इसके बाद नारुमी अपने सभी टीम मेंबर से अपडेट लेता है कि वहाँ सब कैसा चल रहा है। तो मियाकी बताता है कि उसने अपने एरिया के सभी काजूस का सफाया कर दिया है। किनाशी से बताता है कि उसके एरिया में टोटल 4 काजूस हैं जिसे वो लोग कुछ ही देर में खत्म कर देंगे। तो इसके बाद नारुमी किकोरू और काफका से कहता है कि तुम दोनों हमारे न्यूट्रलाइजेशन जोन में आने वाले सभी काजू से डील करोगे जब तक कि वहाँ मौजूद सभी लोगों को इवैक्यूएट नहीं कर लिया जाता। तो इसके बाद फर्स्ट डिवीजन के सभी लोग इन काजूस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और वो लोग इन पर हेलीकॉप्टर से भी अटैक करते हैं ताकि वो लोग इनकी पोजीशन को चेंज कर सकें। तो इसके बाद हम किकोरू को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से तैयार होती है इन सभी काजू से लड़ने के लिए, और उसके साथ फर्स्ट डिवीजन के और भी मेंबर्स वहाँ मौजूद होते हैं उसे बैकअप देने के लिए। लेकिन तभी किकोरू इतना ज्यादा स्पीड से एक काजू को मार देती है कि इन लोगों को पता तक नहीं चलता, और इसे लड़ता देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और ये भी बहुत ज्यादा बुरी तरह से इन सभी काजूस को मारती जाती है। जिसे देख एजी भी नारुमी से कहता है कि ये तो तुमसे भी काफी ज्यादा पावरफुल है जब तुम अपने फर्स्ट डिवीजन में थे। तो खैर इसके बाद हम नारुमी को देखते हैं और उसे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा होता है क्योंकि आज से पहले तो एंड्स जैसे दिखने वाले काजूस कभी भी सरफेस पर नहीं आए और वो हमेशा जमीन के नीचे ही रहते हैं, तो ये सब ऊपर कैसे आ गए हैं। और इन्हें देखकर ऐसे लगता है कि जैसे कोई है जो कि इन्हें ऑर्डर्स दे रहा है। खैर तभी हम देखते हैं कि और भी काफी सारे काजूस वेस्टर्न और न्यूट्रलाइजेशन जोन में आने लगते हैं और काफका इन सब काजू से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन इस बार काफका थोड़ा घबराया हुआ होता है और वो काम भी रहा होता है। इसे देखकर डायरेक्टर इसाओ कहता है कि तो चलो देखते हैं काजू नंबर 8 तुम बाकी काजू से किस तरह लड़ते हो। तो इसके बाद काफका अपनी हाफ बॉडी को काजू में कन्वर्ट कर लेता है और सीधा एक काजू पर अटैक कर देता है, लेकिन इसके अटैक का जरा भी असर नहीं होता इस पर और वो काजू इसे दूर उठाकर फेंक देता है। जिस पर काफका कहता है कि वो जानता है कि वो इन काजूस को अपनी हाफ ट्रांसफॉर्मेशन से कभी भी नहीं हरा सकता, लेकिन अगर फिर से वो पूरा काजू बना और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर क्या होगा। लेकिन वो कहता है कि चाहे जो भी हो जाए उसे ये करना ही होगा। और इसके बाद वो पूरी तरह से काजू में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन इस बार कुछ अजीब हो जाता है और वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता और फिर से नॉर्मल इंसान बन जाता है। और तभी ये काजू बहुत ज्यादा जोर से इसे एक टक्कर दे मारता है और उसे दूर उठाकर फेंक देता है, जिस वजह से काफका काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है और वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। और तभी यहाँ पर जमीन के अंदर से बाहर आता है काजू नंबर 9, जिसे देखकर काफका काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही बाकी सभी लोग भी। तो इसके बाद काजू नंबर 9 कहता है कि अरे वो तो इसलिए बाहर आया था कि उसने यहाँ पर काजू नंबर 8 को देखा था, लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं। और तभी वो काफका को देख और उससे पूछता है कि क्या तुम हो काजू नंबर 8। और फिर वो पलक झपकते ही अपनी उंगली से एक शूट करता है और उसकी बुलेट काफका के आर पार हो जाती है। काफका फिर से खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता, जिसके बाद नारुमी जाने लगता है उसे बचाने के लिए। लेकिन तभी नारुमी के सामने भी एक और काजू नंबर 9 आ जाता है, मतलब कि काजू नंबर 9 खुद को मल्टीप्लाई भी कर सकता है। और इसके बाद इन लोगों ने जितनी भी एंट्स को मारा होता है वो सभी भी दोबारा से खुद को हील कर लेती हैं और जिंदा हो जाती हैं, और अब इन सभी का कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसके बाद नंबर 9 काफका से कहता है कि अब वक्त आ गया है तुम्हें मारने का और तुम्हारी काजू पावर को लेने का। तो इसके बाद वो काफका पर अटैक कर देता है, लेकिन काफका किसी तरह से खुद को बचा लेता है और फिर से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी नहीं हो
पाता। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा डायरेक्टर इसाव से कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि अगर फिर से काफका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो आप उसे डील कर लोगे, लेकिन आप ये जानते हो कि आप अपनी पावर्स को ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते, वरना ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसके बाद फिर से नंबर 9 काफका पर अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार किकोरू बीच में आकर इसे बचा लेती है और काजू नंबर 9 को बीच में से ही काट देती है। लेकिन फिर भी ये खुद को रीजनरेट कर लेता है और कहता है कि शायद मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ, जिस पर किकोरू कहती है कि इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। तो क्या लगता है आप लोगों को कि काफका खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा या नहीं, और किकोरू काजू नंबर 9 का सामना कर पाएगी या नहीं? तो ये हमें इस एपिसोड में पता चलने वाला है। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि किकोरू काफका से पूछती है कि क्या तुम खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जिस पर काफका कहता है कि मैंने बहुत कोशिश कर ली है, लेकिन पता नहीं क्यों पर मैं खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो इस पर किकोरू सोचने लगती है कि हो सकता है कि शायद इस सब की वजह काजू नंबर 9 हो। खैर वो ये सब सोच रही होती है कि तभी नंबर 9 इन दोनों पर खतरनाक अटैक कर देता है और ये दोनों जैसे तैसे इसके अटैक से बच रहे होते हैं। और किकोरू काफका से कहती है कि मैं काजू नंबर 9 की मूवमेंट्स को रोकने की कोशिश करती हूँ, मतलब कि मैं उसका ध्यान भटकाऊंगी, और अगर तुम सच में इसकी वजह से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है कि उसका ध्यान भटकने की वजह से तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओ। और साथ ही वो कहती है कि काफका मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम सबको इस वक्त तुम्हारी पावर की जरूरत है इस एनिमी को हराने के लिए। तो इसके बाद ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन से काजू नंबर 9 पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन भाई ये बंदा तो नेक्स्ट लेवल में इवॉल्व हो चुका होता है, क्योंकि वो खुद को मल्टीप्लाई करके दोनों पर ही अटैक कर देता है। किकोरू तो इसके अटैक से खुद को बचा लेती है, लेकिन काफका खुद को नहीं बचा पाता और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो ये देखकर किकोरू सीधा हवा में छलांग लगाती है और इस काजू की डिफेंस को पूरी तरह से काट पीट देती है और कहती है कि इस बार मैं अपने आसपास मौजूद किसी भी इंसान को मरने नहीं दूंगी। तो इसके बाद हमें किकोरू की एक छोटी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां वो काफी ज्यादा छोटी होती है और उसकी मदर जापान की सबसे ज्यादा फेमस और पावरफुल डिफेंस फोर्स मेंबर होती है, और वो पूरे जापान में ही काफी ज्यादा फेमस थी, जिस वजह से किकोरू भी अपनी क्लास में अपनी मदर की वजह से ही काफी फेमस हो चुकी होती है, और वो भी अपनी मदर से काफी ज्यादा प्यार करती है, जो कि एक ऑब्वियस ही बात है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जब किकोरू की मदर अपने एक मिशन से वापस घर आती है तो किकोरू सीधा भागते हुए आती है और इसके ऊपर छलांग लगा देती है, और इसकी मदर भी इससे काफी ज्यादा प्यार वगैरह करने लगती है। लेकिन किकोरू देखती है कि इसकी मदर के हाथ पर तो पट्टी बंधी होती है, तो इस पर वो बताती है कि आज जिस काजू से इसकी फाइट हुई थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से उसे ये चोट लग गई। तो इस पर किकोरू कहती है कि वो भी बड़ी होकर डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगी और अपनी फैमिली को काजू से बचाएगी। तो फिर हमें कुछ अलग अलग शॉट्स वगैरह दिखाए जाते हैं जहाँ इनकी फैमिली बहुत खुश होती है और बहुत ही ज्यादा एंजॉय वगैरह भी कर रही होती है, लेकिन उनकी ये एंजॉयमेंट ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि उसकी मदर एक काजू से लड़ते हुए मारी जाती है। इसकी मौत की खबर सुनकर जापान के सभी लोग काफी ज्यादा उदास होते हैं और किकोरू भी यहाँ बैठकर काफी ज्यादा रो रही होती है, और वह कह रही होती है कि मैं बहुत झूठी हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मदर से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। तो इसके बाद वो अपने पिता की तरफ देखती है, जो कि बिल्कुल ही चुप बैठा था और उसके फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तो इसे देखकर ये भी रोना बंद कर देती है और अपनी मदर से प्रॉमिस करती है कि वो उसे तो नहीं बचा पाई, लेकिन वो खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाएगी कि वो अपने आसपास किसी भी और इंसान को मरने नहीं देगी। तो इसके बाद स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ किकोरू काजू नंबर 9 पर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नंबर 9 उसके सभी अटैक्स को बहुत ही इजीली हैंडल कर पा रहा होता है और खुद को पूरी तरह से हील कर लेता है। काफका भी अपनी पूरी कोशिश करता है इस पर अटैक करने की, लेकिन हम देखते हैं कि उसका एक पैर बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होता है और बिल्कुल ही टूट चुका होता है। तो इसके बाद किकोरू अपनी स्वॉर्ड से नंबर 9 पर अटैक कर देती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और काफका से कहती है कि काफका अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से ट्रांसफॉर्म होकर इसको खत्म कर दो। काफका भी खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे कुछ अजीब दिखाई देता है कि पहले तो उसे वो छोटा काजू दिखाई देता है जिसकी वजह से यह काजू बना था, और इसके बाद उसे दिखाई देता है कि उसने काजू बनकर अपने सभी कॉमरेड्स को मार दिया है और साथ में किकोरू को भी वो मार देता है। तो ये देखने के बाद वो फिर से खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसके बाद काफका को समझ में आ जाता है कि वो क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा, मतलब
मतलब कि इसमें काजू नंबर 9 का कुछ भी लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने डर की वजह से ही खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा है। खैर इसके बाद ये बंदा कहता है कि काफका फिर से खुद को ट्रांसफॉर्म करने में फेल हो गया है, तो लगता है कि हमें प्लान बी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन तभी इन्हें एक आवाज आती है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ मैं देख लूंगा, और ये और कोई नहीं बल्कि नारुमी होता है। तो इसके बाद नारुमी अपने सूट की कॉम्बैक्ट पावर को अनलिस्ट करता है और इस बार वो अपने सूट की 98% कॉम्बैक्ट पावर को यूज करता है, जो देख सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि अपनी सूट की 98% पावर को यूज करना बहुत बड़ी बात होती है। और इसके बाद वो सीधा काजू नंबर 9 पर अटैक कर देता है, और इस बार वो जो भी अटैक कर रहा होता है ना, मतलब कि वो इस काजू के हिस्से को काटने के बाद उसे बर्न कर देता है ताकि वो उसे दोबारा से हील ना कर पाए। और ये देखकर काजू नंबर 9 भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि भाई ये बंदा तो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तो इसके बाद भाई नारुमी तो कमाल ही कर देता है, मतलब कि वो बहुत सारे मल्टीपल अटैक्स इस पर करता जाता है। तो इसे देखकर काजू नंबर 9 को भी समझ में आ जाता है कि जितना हो सके उसे इस बंदे से दूर ही रहना होगा। तो इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो काजू नंबर 9 इसके अटैक्स को समझ जाता है और इसे डॉज करने लगता है। तो इसके बाद वो इसके सभी अटैक से बचता हुआ सीधा इसके पास आ जाता है और इसकी साइड से आकर इस पर एक जोरदार हमला कर देता है। लेकिन नारुमी इसके अटैक से तो खुद को बचा लेता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे आता है तो वो देखता है कि इसके आसपास काजू नंबर 9 के बहुत सारे एक्सप्लोसिव होते हैं और वो सभी फट जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और खुद डायरेक्टर इसाओ भी कहता है कि काजू नंबर 9 बाकी सब काजू से बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि वो हमें लड़ता हुआ देखकर अपनी फाइटिंग स्किल को और भी ज्यादा बेहतर बनाता जा रहा है और खुद को डेवलप कर रहा है, कि मतलब कि ये काजू एक वायरस की तरह है जो कि फैलता ही जा रहा है। इनकी बातें सुनकर नारुमी कहता है कि ये तो बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसे जिंदा देखकर काजू नंबर 9 भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये बंदा जिंदा कैसे बच गया। तो इसके बाद नारुमी कहता है कि तो चलो अब उसने अपनी बॉडी का वार्म अप तो कर लिया है, तो अब टाइम हो चुका है इस काजू को खत्म करने का। तो ये कहकर वो सीधा अटैक कर देता है काजू नंबर 9 पर और उसे बीच से ही उड़ा देता है। लेकिन फिर भी ये ढीठ का बच्चा इतनी जल्दी मरने वाला थोड़ी ना है, और वो कहता है कि उसे तो लगता था कि उसने इस बंदे के सभी अटैक्स को सीख लिया है, लेकिन ये किस तरह का अटैक था। तो इस पर डायरेक्टर इसाओ बताता है कि यह है ज्ञान नारुमी की असल पावर, जिसका नाम है रेटिना 001, और ये पावर बनाई गई है काजू नंबर 1 के रेटिना से। तो इसके बाद नारुमी इस पर बहुत सारे अटैक्स करता जाता है और इस पर नंबर 9 इसके किसी भी अटैक्स को डॉज नहीं कर पा रहा था। असल में नारुमी की आंखों में जो हमें पावर दिखाई दे रही है वो काजू नंबर 1 की रेटिना पावर है। इस पावर से वो अपने किसी भी ओपोनेंट की मूवमेंट्स को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता है। खैर तो इसके बाद नारुमी सीधा काजू नंबर 9 के कोर पर अटैक करता है और वो उसे डॉज भी नहीं कर पाता और वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है, जो देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद डायरेक्टर इसाओ कहता है कि तो अगले तुम हो काफका, चलो कुछ करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो अपनी काजू पावर्स के साथ। तो काजू नंबर 9 काफका और किकोरू दोनों पर ही खतरनाक अटैक्स कर रहा होता है, जिस वजह से दोनों ही बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। और काफका कह रहा होता है कि वो बस इसीलिए खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका काजू फॉर्म उस पर हावी हो जाए और वो अपने किसी कॉमरेड को नुकसान न पहुंचा दे। तो ये सुनकर किकोरू कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि कैप्टन मीना आशिरो को और वाइस कैप्टन होशिना और हमारे बाकी सभी कोलीग्स को भी बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि हम सब डिफेंस फोर्स का हिस्सा हैं। और किकोरू की ये बात सुनकर काफका काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और फिर से खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, और इस बार वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर ही लेता है। और फिर किकोरू से कहती है कि तो तुम आ गए काफका, हमेशा की तरह लेट ही आते हो तुम। तो काजू नंबर 9 भी काफका को देखकर कहता है कि आखिर तुम ही निकले ना काजू नंबर 8। और ये कहकर वो बहुत जोर से चिल्लाता है और इस वजह से उसके आसपास की सभी मरी हुई एंट्स वापिस से जिंदा हो जाती हैं और उन सब का कलर भी पहले से चेंज हो जाता है। तो इसके बाद काफका किकोरू से कहता है कि किकोरू मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम इन सभी एंट्स को डील कर लोगी। तो इस पर किकोरू कहती है कि अगर तुम इन सबको मारने की जिम्मेदारी मुझे दे रहे हो तो तुम वापस जीत कर ही आना, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी। तो इसके बाद काफका सीधा भागते हुए जाता है इस काजू पर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी नंबर 9 काफका के पैरों को जकड़ लेता है और अपने विंग्स को फैलाकर काफका पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी काफका खुद को छुड़ा लेता है और बहुत ज्यादा स्पीड से आकर इसकी कोर को निकाल कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये कोर उस एंट की होती है, ना कि काजू नंबर 9 की। तो इसके बाद नंबर 9 फिर से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है और काफका पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन काफका इसके सभी अटैक से बचता हुआ एकदम से हवा में छलांग लगा देता है और फिर नीचे आते ही एक जबरदस्त पंच लैंड कर देता है सीधा नंबर 9 के
मुंह पर, जिस वजह से नंबर 9 की बैंड ही बच जाती है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर सब लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि काइजू नंबर 8 तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि काफका ने काइजू नंबर 9 को हरा दिया है। लेकिन किकोरू इनसे कहती है कि अभी ज्यादा खुश होने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जोजो जिंदा हैं। ये सुनते ही सभी लोग वापस से सीरियस मोड में आ जाते हैं। तो इसके बाद टाकामी डायरेक्टर इसाओ से कहता है कि तुम्हारी बेटी तो सचमुच में पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है और समझदार भी। तो इस पर इसाओ कहता है कि हाँ बिल्कुल, नारुमी की तरह वो भी ऐसा ही था। और साथ ही इसाओ कहता है कि आज की यंग जनरेशन हमारी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। खैर, तो इसके बाद काफका, नारुमी और किकोरू तीनों एक साथ मिलकर जोजोस का सफाया करना शुरू कर देते हैं। वो हर एक जोजो को कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर कुचलते जाते हैं और थोड़ी देर के अंदर ही पूरा एरिया क्लियर हो जाता है और इनका मिशन भी कंप्लीट हो जाता है और काफका फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि असली फाइट तो यहाँ से शुरू होने वाली थी और आगे जो होने वाला था उसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता। वो सब तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि डायरेक्टर इसाओ काफका, नारुमी और किकोरू तीनों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है और कहता है कि तुम तीनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो सुनकर किकोरू भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि नारुमी कुछ सोच रहा होता है कि यहाँ कुछ तो अजीब है, क्योंकि काइजू नंबर 9 इतनी आसानी से कैसे मर गया। और साथ ही नंबर 9 ने कहा था कि वो काफका को मारकर काइजू की पावर्स पर कब्जा कर लेगा। तो ये बात उसे कुछ समझ में नहीं आई। ये बात तो उसे समझ में आ गई कि वो काइजू नंबर 8 को मार देगा, लेकिन उसे अभी तक ये समझ नहीं आया कि वो उसकी पावर्स को किस तरह से लेगा और आखिर उसका प्लान क्या है। क्या वो सच में यहाँ पर काइजू नंबर 8 को ही मारने के लिए आया था या फिर उसका मकसद कुछ और ही था। और तभी अचानक से यहाँ पर काइजू का अलर्ट बजना शुरू हो जाता है, जो देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये नया काइजू कहाँ से आ गया और ये है कौन। और तभी हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 की वो बॉडी जिसे काफका ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो अभी भी जिंदा होता है और कह रहा होता है कि ये बहुत बुरा हुआ कि वो काफका को नहीं मार पाया, लेकिन वो जिस काम के लिए यहाँ पर आया था वो उसे जरूर पूरा करेगा। मतलब कि वो उसकी काइजू पावर्स को हासिल करके ही रहेगा। और ये कहकर वो यहाँ से गायब हो जाता है। और ये सुनकर काफका भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर उसके कहने का मतलब क्या था। और तभी वो जल्दी से नारुमी को बताता है कि वो जिस काइजू से अब तक फाइट कर रहे थे वो उसकी मेन बॉडी थी ही नहीं, मतलब कि उसकी मेन बॉडी तो कहीं और ही है। और तभी हम देखते हैं कि इनके हेडक्वार्टर में जो ये बंदा होता है वो तभी काइजू नंबर 9 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया डायरेक्टर इसाओ, या फिर मैं ये कहूँ कि मेरी न्यू बॉडी। तो भाई साहब, मतलब कि अब हमें काइजू नंबर 9 का असल प्लान समझ में आ चुका है कि वो यहाँ पर बस डायरेक्टर इसाओ को ढूंढ रहा था। मतलब कि वो डायरेक्टर इसाओ की बॉडी पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल है, तो शायद इसीलिए। तो इसके बाद नंबर 9 इन सभी पर अटैक कर देता है और इनके पूरे बेस को ही उड़ा देता है। तो इसके बाद इसाओ को भी ये समझ में आ जाता है कि नंबर 9 यहाँ पर काइजू नंबर 2 की पावर्स को हासिल करने के लिए आया है, जो कि वो कभी भी नहीं होने देगा। तो इसके बाद इसाओ कहता है कि इटामी और नोगिसाका, तुम दोनों कमांड संभालो और सभी लोगों को यहाँ से सेफ जगह पर ले जाओ। लेकिन नोगिसाका कहता है कि वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला, वो भी उसके साथ मिलकर फाइट करेगा। जिस पर इटामी इसे समझाता है कि नहीं, हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि हमारा एनिमी काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर हम इस फाइट में आए तो हम लोग इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से सेफ जगह पर जाने लगते हैं और डायरेक्टर इसाओ भी नंबर 9 से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद दोनों ही एक दूसरे पर जबरदस्त पंच लैंड कर देते हैं और इन दोनों के पंचेस का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ तक कि आसपास की काफी जमीन तक डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन फिर भी नंबर 9 इसाओ के पंच को ओवरकम कर देता है और उसे सीधा जमीन पर गिरा देता है और इस वजह से इसाओ का एक हाथ भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जो देख सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और नंबर 9 भी कहता है कि अरे ये क्या, मैं तो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। तो इसके बाद वो फिर से एक और पंच मारने लगता है इसाओ को, लेकिन इस बार इसाओ जल्दी से खड़ा होकर उसके पंच को रोक लेता है और उसे ही एक जोरदार पंच दे मारता है, जिस वजह से इस काजू का एक हाथ टूट जाता है। लेकिन फिर भी अपने इस टूटे हुए हाथ को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो। खैर, तो इसके बाद कुरुसो इसाओ से कहता है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है और अब आपको भी जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन इस पर इसाओ कहता है कि उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये काजू मेरी लोकेशन का पता लगा सकता है, तो मैं इसे बचकर कहीं भी नहीं भाग सकता और अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि मुझे इससे लड़ना होगा। तो इस पर कुरुसो भी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ ही रुकूंगा, क्योंकि ये मेरा
फर्ज है कि मैं आपको असिस्ट करूं। तो इसके बाद ईसाऊ कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है फिर। और फिर इसके बाद वो अपनी फुल पावर को अनलीस्ट करता है और सीधा अटैक कर देता है नंबर 9 पर। इसकी पावर देखकर नंबर 9 भी कहता है कि अरे वाह, तुम तो सचमुच में काफी ज्यादा पावरफुल हो। तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल ठीक था कि मैं तुम्हारी बॉडी को पोजेस कर सकता हूँ। तो इसके बाद नंबर 9 भी मुक्के बरसाना शुरू कर देता है ईसाऊ पर और वो इसे डॉज भी नहीं कर पाता और इसके बाद वो उसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और सीधा एक बिल्डिंग से टकराता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और वो यहाँ सोच रहा होता है कि वो पहले काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था जब वो उसके साथ था, लेकिन अब वो पहले से काफी ज्यादा वीक हो चुका है। और कुरुजो ईसाऊ के डैमेज को रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सूट अब पूरी तरह से डैमेज हो चुका था तो वो हील नहीं हो पाता और इस वजह से कुरुजो भी काफी ज्यादा सैड हो जाता है और रोने लगता है। और तभी ईसाऊ इसे कहता है कि कुरुजो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम इसे हरा कर रहेंगे। और इसके बाद वो काजू नंबर 2 की फुल मसल पावर को अनलीस्ट करता है नंबर 9 पर अटैक करने के लिए, जिस पर कुरुजो इसे रोकता है और समझाता है कि वो इतनी ज्यादा पावर को यूज ना करे वरना वो कभी भी लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। तो इस पर ईसाऊ कहता है कि उसे ये करना ही होगा और उसे अपनी लाइफ को दांव पर लगाना होगा नंबर 9 को हराने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि उसने किया था। तभी नंबर 9 इस पर एक बेहद ही पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी ईसाऊ इसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि चाहे जो भी हो मुझे इस काजू को मारना ही होगा। और इसके बाद वो अपनी फुल पावर से इस पर अटैक कर देता है और इसका ये अटैक काजू नंबर 2 का सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक था, जिसे ब्रस्ट अटैक कहते हैं। और ईसाऊ का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि नंबर 9 की हालत ही खराब हो जाती है और उसकी कोर भी दिखाई देने लगती है। लेकिन तभी नंबर 9 अपनी बॉडी के शेप को चेंज कर लेता है और अपनी कोर की प्लेसमेंट को भी चेंज कर लेता है। लेकिन तभी ईसाऊ अपने दूसरे हाथ से इस पर अटैक कर देता है, जो देख नंबर 9 भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। मतलब कि उसका ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसपास की बहुत सारी बिल्डिंग तक तबाह हो जाती हैं। लेकिन फिर भी ये डीड का बच्चा मरता नहीं और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी तुम एक इंसान हो, अगर तुम काजू होते तो शायद मैं तुमसे कभी भी नहीं जीत पाता। और ये कहकर वो ईसाऊ की पूरी बॉडी को अपनी बॉडी से कवर कर लेता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ काफका और नारुमी दोनों ही भागते हुए आते हैं ईसाऊ को बचाने के लिए, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ईसाऊ तो अपनी जगह पर ही खड़ा होता है। ये देखकर नारुमी कहता है कि शुक्र है डायरेक्टर ईसाऊ के, आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन तभी ईसाऊ नारुमी पर ही अटैक कर देता है और काफका जल्दी से इसे बचा लेता है। और हम देखते हैं कि ये अब ईसाऊ नहीं था, बल्कि ये अब काजू नंबर 9 बन चुका था और नंबर 9 ने इसकी पूरी बॉडी को ही पोजेस कर लिया होता है। नारुमी इससे कहता है कि डायरेक्टर ईसाऊ कहाँ पर है और तुमने उसके साथ क्या किया है। इस पर नंबर 9 कहता है कि क्या तुम इस बंदे की बात कर रहे हो जिसे मैंने मार दिया है और उसकी बॉडी को अपने साथ फ्यूज कर लिया है। और तभी किकोरू भी आकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन भाई साहब इसके अटैक का तो जरा भी असर नहीं होता इस पर। और इसके बाद वो अपने विंग्स को फैलाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूज होने के बाद मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो फिर ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन नारुमी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कभी भी नहीं जाने दूंगा। और ये कहकर वो उस पर अटैक कर देता है और साथ ही ये दोनों भी उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इन तीनों के अटैक्स ही इस पर पूरी तरह से यूजलेस होते हैं और उसका कोई भी असर नहीं होता इस पर।